ग्लिसरीन का फार्मूला होता है 3 कार्बन, ठीक है ना, सब पे OH होगा, क्या होगा सब पे? यानी पहले हम इसका क्या करते हैं, अपचय करते हैं, पाचन होता है, यूज कर लिया है, तो ये किधर भागेगा, कोशिका के अंदर, और जो कोशिका में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो किधर भाग के आएगा, ध्यान समझिएगा, फैट भी CHO लिखा है, ठीक है ना, और कार्बोहाइड्रेट भी क्या था, CHO, और संतृप्त लिक्विड फॉर्म में होगा। हाँ, जब संतृप्त हो जाएगा तो सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाता है। मांसाहारी क्यों होता है, जैसे कोई भी पौधा मांसाहारी क्यों होता है, हमारे शरीर का तापमान को क्या करता है, बैलेंस करता है। अगला पॉइंट, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट में बनाना है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, लाइपोजेनेसिस, वसा से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। और जब ये भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में चला जाएगा तो वापस हमको किसको, वसा की अगर हम बात करें, वसा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, वसा है। वसा जो है चर्बी को ही बोलते हैं, जिसे फैट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैट। ये लिपिड का ही पार्ट है, किसका पार्ट है, लिपिड। लिपिड हिंदी है, ठीक है, और अंग्रेजी भी है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, मंड, क्या बोलते हैं, मंड। यह लिपिड में ही का पार्ट है, कौन है, फैट है। अब फैट किससे बना होता है, तो ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल से बना होता है, किससे होता है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल डिहाइड, सॉरी ग्लिसरॉल, किससे बना होता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन जानते हैं अपना, ग्लिसरीन, लड़कियों को ज्यादा पता होगा ग्लिसरीन के बारे में, है ना, और नेल नेल चिपकाते हैं ना, नेल ग्लिसरीन से चिपकाते हैं ना, जो एक्स्ट्रा नेल चिपकाते हैं, और ग्लिसरीन चेहरे पे भी लगाई जाती है। लड़के भी लगाते हैं, साबुन में ग्लिसरीन ही होता है, क्या होता है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का फार्मूला होता है 3 कार्बन, ठीक है ना, सब पे OH होगा, क्या होगा, सब पे OH होगा। कल की क्लास में मैंने बताया था OH जब कार्बन से लगाओ तो अल्कोहल है, याद है, इसमें लगा है सब, यानी ये पूरा क्या है आपका, अल्कोहल है। बाकी सब आपको किससे भर देना, हाइड्रोजन से। ये जो फार्मूला दिख रहा है ये ग्लिसरीन का फार्मूला है। ग्लिसरीन भी बोलते हैं और इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल को ऑल लिखते हैं ना, ऑल। इसका कॉमन नेम है क्या, ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल, ऑल, है ना। अगर इसका IUPAC नाम डालेंगे तो मेथ एथ प्रोप, क्या होगा, प्रोप, प्लस क्या होगा, ऑल। ऑल कितना है, ट्राई ऑल है, कितनी बार है, 3 बार है ना, यानी क्या होगा, ट्राई। पोजीशन भी देनी पड़ती है तो 1 2 3, है ना, 1 2 3, यानी 1 2 3 ट्राई प्रोपेनाल। ये किसका नाम है, IUPAC नाम है। और IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो है ग्लिसरॉल का फार्मूला, आप इस पे कम फोकस करो, ये तो याद करने वाली चीजें नहीं होती है, इसे पढ़ने वाली होती है। फिलहाल ये किसका फार्मूला है, ग्लिसरीन का। ये ग्लिसरीन जिसे फैटी एसिड यहाँ पे लिखा है, वसीय अम्ल क्या है, फैटी एसिड, क्या है ये, फैटी एसिड। और ये कौन है आपका, ग्लिसरॉल है, हिंदी गलत है इसकी, ग्लिसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जब वसा टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, ठीक है ना। और इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है जब ब्लड में होता है, किसमें होता है, ब्लड में। ध्यान समझिएगा, जब हम भोजन करते हैं तब हम किसको खाते हैं, वसा को, किसको खाते हैं, वसा को। ये जो आप लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे पांचों, जब हम भोजन करते हैं इन सबको खाते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना। और ये दीर्घ में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खाने वाली चीजें यही तीनों हैं। इसको बोलते हैं दीर्घ पोषक, क्या बोलते हैं, दीर्घ पोषक पदार्थ, दीर्घ पोषक पदार्थ। दीर्घ का मतलब जिसे ज्यादा मात्रा में खाई जाती है। जैसे अब इन सबों के साथ इसको कह लो ये चावल दाल है, ये क्या है आपका, चावल दाल है, बहुत ज्यादा खाते हो। और ये आपका नमक समझ लो या फिर अचार समझ लो, हल्का से खाते हो ना इसको। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में अगर शरीर को ऊर्जा की जरूरत, मतलब सबसे ज्यादा जो भोजन हम करते हैं उसमें यही तीन होते हैं। आपसे कहीं पूछे दीर्घ पोषक पदार्थ बताइए तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। और ये आएंगे किसमें, आएंगे लघु पोषक पदार्थ में, किसमें आएंगे, लघु। लघु मतलब क्या होता है, कम होता है ना, लघु पोषक पदार्थ। ये आपकी किताब में डिवीजन नहीं किया है लेकिन आपकी किताब की स्टेटमेंट में जरूर आएगा। दीर्घ पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। सवाल यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन तो हो जाता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपने जानते हैं जहां तक,
अभी इसको हमको पढ़ना है, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे कौन है? लीवर है। यहाँ पे कौन है आपका? लीवर। और यहाँ पे पैंक्रियाज है ना? ये सब है यहाँ पे। सवाल ये है कि यहाँ पे भोजन हम करते हैं, ये कहाँ जाता है? आमाशय में। आमाशय से होते हुए छोटी आंत से, फिर बड़ी आंत से, बड़ी आंत से मलाशय से बाहर, ठीक है ना? ये पूरा पोर्शन है। इसके बीच में हम इसका पूरा पाचन कर डालते हैं। पूरे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। ध्यान समझिएगा, पूरे भोजन का क्या होता है? पाचन। हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम जो है पूरा एक दीवाल खा रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं? पूरा एक दीवाल। कार्बोहाइड्रेट का पूरा दीवाल खा रहे हैं, वसा का पूरा दीवाल खा रहे हैं, प्रोटीन का पूरा दीवाल खा रहे हैं। ये सारे दीवाल हमारी शरीर क्या करती है? इनकी इकाइयों में तोड़ देती है। समझ में आ रहा है ना? पूरा हमारा शरीर पाचन में क्या करती है? इन्हीं सबको, सबसे जटिल अणुओं को किसमें तोड़ देती है? जिसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अपचय। अपचयी अभिक्रिया है ना। एक उपचय होता है, एक अपचय। और पहले आता है, पहले बड़ी चीजों को छोटे में तोड़ेंगे, यानी पहले इसका क्या करते हैं? अपचय करते हैं, पाचन होता है। उसके बाद यहाँ पे सब पे ब्लड वेसल्स पहुंचे हैं, वाहिनियां। वाहिनियां कौन सी वाहिनियां? धमनी, शिरा और केशिका। वाहिनियों से आप लोग जानते होंगे, कहते हैं लिखे है कि एसएसबी कैंप के ऊपर लिखा रहता है, कौन सा वाहिनियां लिखा रहता है वहां पे? कभी देखा है? नहीं कभी पढ़ा है? जैसे कोई ट्रिप का नाम होता है, ट्रुप का नाम होता है कि ये हिंदू युवा वाहिनी, नाम सुना है? हिंदू युवा वाहिनी। जैसे ये भी एक संस्था मान लो, जो भी हो, तो हिंदू युवा यानी हिंदू लोग, युवा लोग इसमें हैं, मतलब ये लोग इसमें चलते हैं। सवाल समझ में आ रहा है? यहाँ वाहिनियों की बात करें, वेसल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। आपने 3 पढ़ा था, ब्लड वेसल्स। कितने पढ़े थे? 3। एक होता है धमनी, एक होता है शिरा, और एक होता है केशिका। केशिका, इसकी अंग्रेजी धमनी का आर्टरी होता है, शिरा का वेन्स होता है, और इसको ज्यादा मत जानो, फिलहाल अंग्रेजी वाले तो समझ रहे होंगे, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, 3 होते हैं और तीनों ब्लड को सप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें एब्जॉर्प्शन जब भी होगा, विसरण, जैसे एक पाइपलाइन होती है जहां पे हम जैसे मिट्टी का लाइन से पानी बहा रहे हो आप, तो कहीं से काट के, क्या हुआ? कहीं से काट के आप पानी बहा सकते हो, है ना? लेकिन आप बताओ, डिलीवरी पाइप जो जा रही है, कहीं से काट के पानी निकाल दोगे? तो ये होती है धमनी और शिरा, जो कहीं से भी सप्लाई लेती देती नहीं है। समझ में आ रहा है? मेन पाइप होती है। उसके बाद वाहिनियां ही ऐसी होती हैं जो ब्लड का बाहर से पोषक पदार्थ ग्रहण करती हैं और पोषक पदार्थ वापस डालती हैं कोशिका में। समझ में आ रहा है ना? ट्रांसपोर्ट का काम अगर करता है तो ये दोनों करते हैं, लेकिन ट्रांसफर का काम कौन करता है? केशिका करती है। ध्यान समझिएगा, मतलब ये है कि धमनी और शिरा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, क्योंकि अभी हम यहाँ बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। धमनी और शिरा 2 बड़े बड़े पाइपलाइन होते हैं, इसके जुड़ा हुआ छोटे छोटे पाइपलाइन होते हैं। अगर देखा जाए तो यहां से केशिकाएं बहुत पतली पतली हो जाती है, इस पे सिंगल लेयर होता है। एक्चुअल में क्या होता है? दीवार पे 3 लेयर होते हैं, किसके? धमनी और शिरा पे, जबकि वाहिनिया में सिर्फ 1 लेयर होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, 3 लेयर होता है दीवार पे, यानी इसके अंदर ब्लड बहती है। आप बताओ यहां से इस पार आ पाएगा? 3 लेयर है, लेकिन जब वाहिनी आती है सिर्फ सिंगल लेयर रहता है, ट्यूनिका इंटरना बस रहती है। तो इसके वजह से विसरण होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। अभी यहां से अगर मैं कहूं कि बाहर भी ब्रेंच लगा रहा हूं, मान लीजिए नाश्ते के लिए, तो सब लोग चाहेंगे अकेले बैठे जगह लेके, तो सब लोग कहां जाना चाहेंगे? जहां भीड़ कम हो। हमेशा अधिक सांद्रता से लोग किधर भागना चाहते हैं? हम हर जगह नॉर्मल है। जैसे मान लो 2 क्लास चल रही है, आपको सब लोग एक ही क्लास में 60 लोगों को भर दिया गया, बगल के कमरे में सिर्फ 10 लोग हैं। अगर कह दिया कुछ लोग उस कमरे में चले जाए, तो हमको लगता है मैक्सिमम लोग चले जाएंगे उसमें, क्योंकि कहेंगे वहां सांद्रता कम है। अधिक सांद्रता किधर भागेंगे? कम सांद्रता। तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। तो यहाँ पे जो होता है विसरण ही होता है वाहिनियों में, केशिका के पास। जैसे ये ब्लड से जुड़ा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? C6H12O6 है, और आपको पता है कोशिका में नहीं है, कोशिका में थी, उसको यूज कर लिया है। तो ये किधर भागेगा? कोशिका के अंदर। और जो कोशिका में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किधर भाग के आएगा? वाहिनियों में, क्योंकि वाहिनियों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो विसरण कहाँ होता है? केशिका में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भोजन डाइजेस्ट हुआ, किसमें डाइजेस्ट हुआ? हमारे आहार नाल, ये पूरा आहार नाल है, ठीक है ना? इस आहार नाल 13 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है? 13 मीटर लंबी होती है टोटल आहार नाल, 12 से 13 मीटर, जिसमें तो अकेले 6 मीटर का तो छोटी आंत है। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान समझिएगा, भोजन हमारे यहाँ से डाइजेस्ट होके ये कभी ब्लड के संपर्क में आया ही नहीं। जब हम भोजन किए ना, कभी वो ब्लड के संपर्क में आया ही नहीं।
वो नहीं आया और सीधे वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो गया, उत्सर्जित हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पे सवाल ये है कि जब इसका डाइजेशन यहाँ हुआ, उसके बाद डाइजेशन क्या हुआ, इन जो जटिल अणु थे ये किसमें टूट गए, सब। अब जैसे वसा है तो वसा भी टूटेगा, वसा भी क्या होगा, टूटेगा। वसा टूटेगा किसमें, फैटी एसिड में, वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में टूटेगा। ये भी चला जाएगा किसमें, ब्लड में, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट टूटा ग्लूकोज में, वो भी किसमें चला गया, ब्लड में। और प्रोटीन टूटा अमीनो अम्ल में, ये भी कहाँ चला गया, ब्लड में। विटामिन अपने छोटे छोटे पार्ट में टूटे, ये भी कहाँ चले गए, ब्लड में। सब कहाँ जाए, ब्लड में। अब जिसको जहां जरूरत है वो वहां रखेगा अपना। सबसे बड़ा इसमें काम निभाता है लीवर। कौन करता है, लीवर का दूसरा नाम है हिपैटिक। क्या नाम है, इसको याद रखिएगा। सारे वेन्स और सारे कैपिलरीज इसके और सारे धमनी और सिरा जितने भी हैं सब किस नाम से जानेंगे, जाएंगे हिपैटिक नाम से। और किडनी का जो दूसरा नाम है, किडनी का दूसरा नाम है रेनल। क्या होता है, रेनल। हाँ, यकृत, वही है लीवर। वो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वेन्स पढ़ेंगे हम जनरली तो हिपैटिक नाम ही आएगा, ठीक है ना। और जब किडनी पढ़ेंगे तो क्या आएगा, रेनल आएगा। तो सवाल यहाँ पर ये है कि वसा का डाइजेशन हुआ तो ये सब ब्लड में गए, तीनों एक साथ देख लो, सब कहाँ गए, डाइजेशन के बाद गए। भोजन के संपर्क में आया, नहीं आया, सिर्फ विसरण के द्वारा ये गए। किसके द्वारा गए, विसरण के द्वारा। अब उसके बाद उसमें जब जाता है आपका कौन, वसा, तो वसा जो है जाके लीवर के पास जाता है। कभी कभी सुना होगा कि लीवर पे कौन सी बीमारी लोग जनरली बोलते हैं, फैट जो है, सॉरी लीवर ऑयली हो गया है, सुना है कभी, आईटी लीवर, हाँ फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर का मतलब क्या है, फैट कहाँ चला गया है, लीवर के पास। अब बहुत ज्यादा आपने फैट यूज किया है, बहुत ज्यादा आपने फैट खाया है, क्योंकि वो सब अपने पास ही स्टोर करता है। ये कौन, फैट को, समझ में आ रहा है ना। यही ग्लूकोज को भी स्टोर करता है ग्लाइकोजन में, याद है ना, मैंने बताया था। कौन स्टोर करता है, लीवर। अच्छा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोजेनेसिस। तो वो जाके स्टोर हुआ लीवर में, बताया, समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पर भी वसा का जब डाइजेशन हुआ तो ये किसमें टूटे हैं, फैटी अम्ल में और ग्लिसरॉल में। अब फैटी एसिड जब ज्यादा जाके लीवर से चिपकेगा तो लीवर कैसा हो जाएगा, फैटी हो जाएगा। अगर वही आप ज्यादा खा रहे हो, ज्यादा दौड़ रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो तो वो फैटी लीवर नहीं हो सकता है। अब बैठ के खा रहे हो तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। आगे ध्यान दीजिए। अब शरीर के अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये सब जाके हमारे अंदर हमारी बॉडी में स्टोर होंगे, तभी तो चर्बी बढ़ेगी। जनरली लोगों की चर्बी कहाँ बढ़ती है, यहाँ बढ़ती है, देख रहे हैं ना, यहाँ बढ़ती है। और कहाँ, ये लटक जाते हैं, देखा होगा बहुत लोग जो मोटे होते हैं। और दूसरी चर्बी कहाँ इकट्ठा होती है, पेट, ठीक है ना। इसके बाद फैट कहाँ जाता है, पैरों पे जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, हाथों पे जाता है। शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है, यहाँ होती है, कमर पर। उसके बाद कहाँ आती है, पेट पे। बहुत पतला आदमी है लेकिन देखना उसका भी फैट यहाँ दिखेगा, समझ में आ रहा है। बच्चों का नहीं दिखता क्योंकि बच्चे बहुत दौड़ते हैं। क्या हुआ, ये ताप नियंत्रक तथा कोशिका कला के निर्माण में सहायता देते हैं। ये टेम्परेचर को भी नियंत्रित करते हैं। किसके नियंत्रित करते हैं, टेम्परेचर को। फैट का काम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात है कि फैट जो है लीवर में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। उसके बाद अगर ज्यादा मात्रा में लीवर अगर में होगा तो और आगे जाके बढ़ता है वो, ठीक है ना। यहाँ पे जब बढ़ेगा तो ये टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है। कैसे करेगा बता रहा हूं। टेम्परेचर यानी तापमान को नियंत्रित करेगा। अभी आप ही बताओ, शरीर का एरिया जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर अपने आप बैलेंस होगा, क्योंकि तापमान किसके वजह से, सॉरी, शरीर का लंबाई चौड़ाई मोटाई जो अब बढ़ रही है वो बैलेंस नहीं बढ़ रही है, इनबैलेंस हो रही है। बैलेंस का मतलब समझते हो आप, एकदम नॉर्मल बॉडी दिखना। और एक होता है कि मोटा मोटा साइज समझ में नहीं आ रहा है कौन सा साइज का है, डमरू हो जाना। हाँ, तो वो आ जाएगा तब जब वहां पे क्या इकट्ठा होने लगा, फैट। और उससे तापमान क्या होता है, नियंत्रित होता है। अगला पॉइंट है कि क्या करता है, कोशिका कला। कोशिका कला मैं बता दूं आपको, कोशिका कला की अंग्रेजी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये फास्फोलिपिड का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। किसका बना होता है, फास्फोलिपिड। अब जो ये लिपिड है जो आप सोच रहे हैं, तो लिपिड किसका पार्ट, सभी मैंने बताया, फैट लिपिड का पार्ट होता है।
तो ये जाके किसका निर्माण करेंगे? कोशिका कला। नहीं, कोशिका के कोशिका कला का भी क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा निर्माण कर ले तो भी बेकार है, तो आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा सेल का, है ना? तुम लोग ठीक हो? इसके अतिरिक्त शरीर को आकृति भी प्रदान करता है। किस क्या करता है ये? आकार, आकृति प्रदान करता है। यानी हमको तीन चीजें प्रदान कर रहा है। एक तो पहला क्या प्रदान कर रहा है? टेम्परेचर बैलेंस कर रहा है। दूसरा किसको? कोशिका कला का निर्माण। और तीसरा क्या है? आकृति प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? फैट। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इन तीनों का ही बना होता है वसा। बस अगर प्रोटीन्स में आएंगे तो इसमें क्या बढ़ जाएगा? नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, ठीक है ना? NH2 आया था, याद है? जरा समझिएगा, फैट भी CHO लिखा है, ठीक है ना? और कार्बोहाइड्रेट भी क्या था? CHO ही था। याद है? CHH2O का होल वाई, ये फार्मूला याद है? अगर इसमें देखो तो कार्बन, हाइड्रोजन और कौन है? ऑक्सीजन है। फैट में भी कौन होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला बात करेंगे हम कि किंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी अपेक्षा, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। किसकी कम होती है? ऑक्सीजन की, ठीक है ना? मैं अभी एक तेजी से पढ़ रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अब आ रहा है, वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के असंतृप्त यौगिक हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान समझिएगा। संतृप्त और असंतृप्त से आप लोग क्या समझते हैं? आपने पढ़ा था ना उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, या फिर विलयन में पढ़ा होगा, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब क्या होता है और असंतृप्त का मतलब क्या होता है? सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड क्या है? ध्यान समझिएगा। संतृप्त का मतलब होता है तृप्त। तृप्त का मतलब, आप एक स्टोरी जानते होंगे कि द्रौपदी को जो है, कुछ साधु गए थे वहां पे, कहे थे आज द्रौपदी का जो है अपमान करने के लिए। किस लिए? तो जबकि द्रौपदी उस समय खाना बना के खा चुकी थी चावल। जब वो पांचों पांडव जब उस वनवास में थे, कौन सा वनवास था उन सबों का? नहीं था, वनवास हुआ था उन सबों को, पता नहीं कौन सा वनवास उनको बोलते, जिसमें वह छुप छुप के रहना, कोई देखे ना, अज्ञात वनवास था, ठीक है ना? तो उसी दौरान कई साधु जाते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि भैया मुझे क्या करना है? भोजन करना है। और उनके पास था ही नहीं कुछ भी। किसके पास? द्रौपदी के पास। द्रौपदी होगी परेशान। वो साधु लोग कहे कि हम लोग नहा के आ रहे हैं, तब तक तुम खाना तैयार करो। याद है ये कहानी? उसके बाद क्या होता है? वो कृष्ण भगवान को याद करती हैं। और जब कृष्ण भगवान को याद करते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं वहां पे, क्योंकि कृष्ण भगवान उनके क्या थे? भाई थे ना। तो जब वो आते हैं तो द्रौपदी उनको सारी बात बताती है। उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बर्तन बचा है? करे सब जूठन बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ है ही नहीं है। यार अब तुम जूठन बर्तन ही लेके आओ। तो जब जूठन बर्तन लेके आती तो उसमें एक चावल का कड़ था। उस चावल के कड़ को कृष्ण भगवान खाए और डकार मारे। जितने साधु नहा रहे थे सब डकार मारने लगे। हाँ, अब जब आए खाने के लिए वहां पे तो कह रहे हम लोग खाना में नहीं खाएंगे। द्रौपदी करिए, चलिए भोजन कर लीजिए। साधु लोग कह रहे हम लोग तो एकदम तृप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? तृप्त। तृप्त का मतलब समझ में आ रहा है? जब आप पंडित जी लोग जब खाना खाने जाते हैं, पंडित जी लोग कितने हैं इसमें? पंडित जी लोग हैं हमारे यहाँ, दही चूरा लोग खाते हैं पंडित जी लोग। ये लोग जब तक समझ लो पथरी लेके भाग ना जाए ना, तब तक समझ लो इनका पेट भरा ही नहीं है। जब कहते हैं ना मत दो, इसका मतलब है यहाँ तक भर दो, यहाँ तक भर दो, यहाँ तक नहीं कहते मत दो, यहाँ तक भर दो। अगर वो पथरी लेके भाग गया तो समझ लो अब उसका पेट भर गया, तो तृप्त हो गया, नाक तक खा चुका है वो। तृप्त का मतलब समझ में आया कुछ? मतलब अब एक भी पूरी पेट में नहीं जाएगा। सपोज दैट कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है? सपोज दैट क्या बनाता है ये? तो 3 चीजें आपको दिख रही है ना? कार्बन के साथ सब सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें कितना है? ट्रिपल बॉन्ड। ये संतृप्त है क्योंकि ये चारों बॉन्ड बना चुका है। अब अगर किसी से बनाना भी होगा तो किसी को छोड़ना पड़ेगा। सब ये बना चुका है ना बॉन्ड। ध्यान समझिए, यहाँ पे सबके साथ बॉन्ड बना चुका है। यानी आप 2 हाथों से 2 ही लोगों को तो पकड़ सकते हो। तीसरा आदमी अगर कैसे पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते। तीसरा पकड़ने के लिए एक को छोड़ेंगे तभी तीसरे को हम पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी ये संतृप्त हो चुका है, अब किसी को नहीं पकड़ सकता वो, जबकि ये अपना बॉन्ड तोड़ के पकड़ सकता है। एक आदमी को 2 हाथों से पकड़ा था वो, दूसरा आएगा दोनों हाथों से पकड़ लेगा, और तीसरा में क्या होगा? दोनों को फिर तोड़ के। यानी अभी भी ये क्या है? असंतृप्त है।
ये कैसे है, असंतृप्त है, जबकि ये क्या था आपका, संतृप्त। समझ में आ रहा है आपको कुछ? यहाँ पे संतृप्त से मतलब ये है, आपने डालडा देखा होगा, डालडा देखा है आप लोगों ने? पहले डालडा बहुत चलता था, अभी भी चलाते हैं लोग। क्या अभी भी लोग जो है होटलों पे चलाते हैं? होटलों पे चलाने का कारण भी है, क्या कारण है बता सकता है कोई? तेल की अपेक्षा सस्ता कौन सा है, वो भी लगभग बराबर ही चल रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि ये कुरमुरा बनाए रखता है उसको, समोसों में से को सबको, समझ में आ रहा है ना? इसलिए ज्यादातर लोग डालडा यूज करते हैं। और दूसरा जो पॉइंट इसने बोला वो भी सही है, सस्ता भी पड़ता है। डालडा जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त लिक्विड फॉर्म में होगा। हाँ, जब संतृप्त हो जाएगा तो सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाता है, वो टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे आप सरसों का तेल यूज करते हैं ना, तो कैसा होता है, जबकि अगर संतृप्त हो गया तो क्या बन जाएगा, डालडा। क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है? अब सवाल ये है कि संतृप्त और असंतृप्त, आपको पता है डालडा कैसे बना? उस पर लिखा होता है वनस्पति तेल। एक्चुअल में वो फैट होता है पौधों का, ठीक है ना। कुछ लोग गांव में मानना है कि चर्बी की बनी होती है डालडा, कितने लोग मानते हैं इस बात को? वो चर्बी पौधों की चर्बी होती है, जंतुओं की नहीं होती है। इसमें निकिल की उपस्थिति में हम हाइड्रोजन डालते हैं। क्या डालते हैं? हाइड्रोजन। सारे पौधे में होते हैं। तेल जिसमें निकलते हैं, जितने भी तेल, सरसों का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, वो छोड़ मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर्स के आते हैं। आप कभी भी रिफाइन भी लेने जाएंगे तो उस पर लिखा रहता है किस चीज का ये रिफाइन है। एक पाम ऑयल भी आता है जो सस्ती मिलती है, 40-45 रुपए की मिलती है, याद है, पाउच वाली पाम ऑयल लिखा रहता है। तो वो उस तेल को निकिल की उपस्थिति में हम उसका ऑक्सीकरण करते हैं, सॉरी अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन, रिडक्शन, है ना। तो उसका हम अपचयन करते हैं तो किसमें बदल जाता है? अब देखो, असंतृप्त था, हाइड्रोजन नहीं था, हमने क्या डाल दिया उसमें, और उसको किसमें बदल दिया? संतृप्त में। तो जो हमारे जो वसीय अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त यौगिक है। हाइड्रोजन, कार्बन व ऑक्सीजन की क्या है? असंतृप्त यौगिक। किंतु इनमें आपको पता है, जब बहुत ज्यादा लोग डालडा खाते हैं तो उनके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसीलिए लोग डालडा यूज करना बंद कर दिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब समझते हैं आप? बताया था मैंने कि पाइप लाइन में वो जाके इकट्ठे जम जाते हैं। जब जम जाएंगे तो क्या होगा? हार्ट पे प्रेशर डालेंगे। हार्ट पे क्या डालेंगे? प्रेशर। वेंस में प्रेशर डालेंगे तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए डालडा और लोग खाना बंद कर दिए। डालडा खाने का कारण क्या था? इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड वेसल्स में क्या हो जाते हैं, जाके जम जाते हैं। आगे सुनिए, पशुओं में यह हमें मक्खन, पनीर, दूध और घी के रूप में प्राप्त होता है। मक्खन भी कहते हैं नहीं, जब शरीर दुबला पतला होता कहते हैं मक्खन खाओ, और मक्खन में क्या होता है? वसा ही होता है। मक्खन में क्या होता है? मक्खन हो गया, वसा हो गया, और एक चीज और आता है, मक्खन छोड़ो, एक चीज और बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो पैकेट का मिलता है एक, है बटर। बटर भी क्या है आपका? वसा है। तो ये कह रहे हैं आपका बटर हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, और घी के रूप में प्राप्त होता है। घी भी आपका क्या है? वसा है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर दें हम इसे थोड़ा सा, ध्यान समझिए। वसा जो है हमारे शरीर में चर्बी का काम करता है, जैसे चर्बी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। वसा जब टूटता है तो किसमें टूटता है? फैटी एसिड में। और किसमें टूटता है? ग्लिसरॉल में टूटता है। मिट गया है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। वो वसा के 3 काम होते हैं। पहला क्या होता है? टेम्परेचर को बैलेंस करना। दूसरा होता है कोशिका कला का निर्माण करना। तीसरा शरीर की आकृति को प्रदान करना, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट में भी CH होता है, लेकिन रेशियो इसका क्या था? C1H2O था ना, यानी 1:2:1 के रेशियो में था, जो कि ये गलत मैंने बताया था आपको, गलत है। 1:2:1 जनरल फार्मूले में 1:2:1 में है, लेकिन रियल में कभी कभी ये डिफरेंस बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बता के कार्य, ये ऊर्जा के उत्पादन में प्रमुख स्रोत है। देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, याद है, ऊर्जा का उत्पादन में सबसे पहले है ना। और मैंने ये भी बताया था, जब बाढ़ आ जाए और जब घर में आप फंस जाओगे तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट जब तक रहेगा उसका यूज होगा। उसके बाद किसका नंबर आता है? वसा का। किसका नंबर आएगा? ये भी ऊर्जा ही प्रदान करेगा, क्योंकि वो जो है लीवर हमारा जो फैटी एसिड है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसके ग्लूकोज को ग्लूकोज नहीं, ग्लाइको, जैसे ग्लाइकोजन उसमें बोलते हैं, इसमें ग्लाइकोजन नहीं बोलते। इसमें नाम अभी भूल गया, मैं बता दूंगा, उसको ग्लाइकोजन नाम से ही बोलते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन नहीं है,
ठीक है ना। उसके बाद है आपका कि ऊर्जा का प्रमुख उत्पाद स्रोत, सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद कौन आएगा? वसा। अगर हम फंसेंगे कहीं भी, मतलब जब भोजन हमको नहीं मिलेगा तो सबसे पहले किसका यूज होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। किसका यूज होगा? उसके बाद किसका यूज होगा? और जब वसा भी हमारे शरीर से खत्म हो जाएगी तब किसका नंबर आएगा? प्रोटीन। विटामिन ऊर्जा नहीं देता, विटामिन हमारे शरीर को सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दीर्घ में तीनों ही तो डाले थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और कौन? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, अब जैसे प्रोटीन जब टूटता है ना तब वही अमोनिया देता है। क्या देता है? अमोनिया। प्रोटीन का फार्मूला मैंने अमीनो एसिड का फार्मूला एक बार दिखाया था, जनरल फार्मूला। कार्बन होता है एक तरफ, NH2 होता है, ठीक है ना। एक तरफ क्या होगा? COOH होगा, एक तरफ क्या होगा? H होगा, और एक तरफ क्या होगा? R होगा। ये जनरल फार्मूला मैंने बताया था। N होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन होता है। मैंने एक चीज और बताया था कि कोई भी जीव मांसाहारी क्यों होता है, जैसे कोई भी पौधा मांसाहारी क्यों होता है? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए होता है, क्योंकि वो पौधे जो मांसाहारी होते हैं दलदली जमीनों में पाए जाते हैं, जिसकी मिट्टी में क्या नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। और हमारे शरीर में क्या भरा पड़ा है? प्रोटीन। हमारे शरीर में क्या भरा पड़ा है? प्रोटीन। प्रोटीन को वो तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा? और अमीनो एसिड को किसमें तोड़ देगा? वो नाइट्रोजन में अपना लेके वो बाहर अपने आप को जीवित रखेगा। वो सिर्फ किसी भी जीव को मारा है तो हम लोगों की तरह टेस्ट लेने के लिए नहीं मारा है। हम लोगों ने किसी को मारा तो टेस्ट लेने के लिए मारा है ना, लेकिन ये टेस्ट लेने के लिए नहीं, किसकी पूरा करने के लिए है? नाइट्रोजन की संख्या को पूरा करने के लिए लिया है। वैसे वातावरण में 78% होते हैं, लेकिन वह वही पानी है, समुद्र का पानी, जिसको हम पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते? हमारे शरीर के लिए वो गड़बड़ होगा। अगर पानी, उस पानी को पियेंगे ना तो और प्यास लगेगी, जितना पियेंगे उतना ही प्यास लगेगी। नमक खा के आओ एक दिन, पता चल जाएगा कितना प्यास लगती है आपको। पहले के लोग सतुआ खाते थे, पता है? सत्तू, सत्तू में नमक बढ़ा के घोल के भी लोग पीते थे और बना के भी खाते थे। दिन भर पानी पी के जिंदा रहे, क्योंकि पहले अनाज कम हुआ करते थे तो पानी पी के जिंदा रहते थे। पानी पीने का मतलब वहां किसको खा के? सतुआ खाते थे। यहाँ पे सवाल ये है कि जब ये टूटेगा तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसके लिए क्या प्रोटीन्स में, जैसे CHO था ना, यहाँ पे इसमें CHO और N आ जाएगा। क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। खड़ी हो जाओ, हाँ खड़ी हो, हाँ। अभी बताओ कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? बैठो। सरल और जटिल, सरल और जटिल, बातें कम करो। संतृप्त और असंतृप्त बता दिया। यहाँ सॉरी, वसा को बता रहे थे हम। वसा में मैंने बताया कि यह जो है हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बाद। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अगर हमको कोई ऊर्जा प्रदान करता है तो कौन करता है? वसा करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, यह शरीर के ताप को निश्चित बनाए, निश्चित। अभी कोई सवाल कर रहा था 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ना तो आदमी मर जाएगा। याद, 1 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट में 106 डिग्री अगर पूछा ना, 106 डिग्री फॉरेनहाइट, तो आदमी कोमा में पहुंच जाता है, कोमा में। समझ में आ रहा है ना ये टेम्परेचर? और टाइफाइड में जनरली टेम्परेचर 104 बना रहता है। कितना बना रहता है? 104। आप यह समझो 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ाएंगे ना शरीर का तापमान तो आप मर ही जाएंगे, शरीर का फंक्शन पूरा फेल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो शरीर के ताप को बैलेंस करने के लिए एक तो फैट काम करता है, दूसरा वाटर भी काम करता है। याद रखिएगा, शरीर के ताप को और कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, जो मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे होती है। वही हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए बोलती है कि शरीर के टेम्परेचर को क्या करें? हम बैलेंस करें। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे शरीर को बैलेंस करने में सबसे बड़ा हेल्प कौन करता है? और कौन करता है? वाटर, वाटर। ठीक है ना। शरीर का ताप, यहाँ पे कह रहा है कि फैट जो है हमारे शरीर का तापमान को क्या करता है? बैलेंस करता है। अगला पॉइंट है इनका वास्तविक महत्व संचित भोजन के रूप में। देखो मैंने पहले ही बताया था लाइन में कि संचित ऊर्जा, संचित ईंधन किसको बोला गया? कार्बोहाइड्रेट को। और संचित भोज्य पदार्थ किसको बोला गया? यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगी? बस अंतर ये है कि हमको उसको तब भी तोड़ना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी हमारे पास टूटा हुआ है। ठीक है ना। यानी संचित भोजन अगर हमारे पास कोई है तो कौन है? वसा है। और संचित ईंधन कोई है तो कौन है? ईंधन। और भोजन में समझिएगा, संचित भोजन वसा और संचित ईंधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये विटामिन ए, डी, ई के अध्ययन समझिए, उस दिन लिखवाया था मैंने। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो जो हमारा वसा होता है हमारे शरीर में वो विटामिन को डिसॉल्व किए रहता है, ए, डी, ई, के को। किसको? ए,
डी, ई और के, इस चारों विटामिन को हमारा जो फैट होता है वो क्या कर रखा है, उसको घुलनशील बनाए। देखो हमारी शरीर किसी भी चीज को लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकती है, सॉलिड में नहीं, तो इसीलिए उसको घुलाने का काम, इसको घुलाने का काम कौन करता है, वसा करती है। कौन करती है? अब बाकी जो बीसी था उसको कौन घुला देगा, वाटर। दो ही तो था, बीसी, बीसी वाटर में था और एडी की किस में था, फैट में था। तो फैट में सॉल्युबल होगा जिससे हम इसे यूज करेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है नंबर 5, यह आवश्यक पड़ने पर लाइपोजेनेसिस द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन। मैंने बताया था वही टाइप आया था, लाइपोजेनेसिस। क्या बनाया गया, लाइपोजेनेसिस द्वारा, ये लाइन को लिख लीजिएगा, लाइपोजेनेसिस यानी वसा को अगर हमें कार्बोहाइड्रेट में बनाना है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, लाइपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, लाइपोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज से बनेगा और लाइपोजेनेसिस लिपिड है वर्ड, समझ में आ रहा है ना। लाइपोजेनेसिस वसा से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा और जब ये भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में चला जाएगा तो वापस हमको किस रूप में मिल जाएगा, ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो वसा के 5 गुण थे। अब मैं